मेरा बेटा कोमा में चला गया था। 4 साल मैंने कोमा में उसको बड़ा किया। देन उसकी डेथ हो गई, हम नहीं बचा पाए। देन सेकेंड थिंग ऐसा भी हुआ कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे देवर की डेथ हो गई। थर्ड थिंग इज़ कि मेरे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, पर तब मैं क्लासेस ले रही थी और उसी टाइम मेरे हस्बैंड को भी फिनेंशियली इतने प्रॉब्लम्स आए कि जिसकी वजह से वापस हम कुछ पीछे चले गए। दैन आया कि मेरे सास ने अचानक से कुछ हुआ और उन्होंने स्पाइनल कोड का उनको टीबी हो गया और उसने पथारी पकड़ ली कि जो मेरी माँ के समान थी, मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे मेरे कुकिंग क्लास में, तो वो भी प्रॉब्लम आया। क्रॉस सेलिंग यस तो वो भी गुजराती है, पाका गुजराती। यस वो लोग मुझे पागल हो गई है, तू 100 रुपये में क्यों सिखा रही है। और मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि ये फील्ड में डॉक्टर से भी ज़्यादा अर्निंग हम कर सकते, वो मेरा एक्सपीरियंस है। हरी फोन है ત્યાં પડ્યા પાત્ર रहो। दैट मीन्स कि लोग क्या कर रहे हैं ना, वो देखना पड़ता है कि हमारे आसपास में लोग क्या कर रहे हैं, उससे नया कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैंने मेरी लाइफ में वही चीज़ की है कि लोग क्या कर रहे हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ के मैंने किया है, जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ आते हैं। तो वो शुरू तो कर देते हैं, पर एक लैक ऑफ नॉलेज होता है कि खुद के पास नॉलेज ही नहीं है, कुछ ज़्यादा सीखे नहीं हैं, पैसे है इन्वेस्ट करके शुरू कर देते हैं, तो वो गलत है। वो उनका पैशन है, तो आप ऐसा समझ रहे हो कि भाई इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, सीए बने तो ही अर्निंग कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री वर्ल्ड में से बेस्ट 3 इंडस्ट्री में आती है, टॉप 3 इंडस्ट्री में आती है। फैमिली में कुछ भी होता है, कोई भी ऊपर नीचे हो गया या कुछ भी ऐसे इंसिडेंट्स हो गया, तो फीमेल ऐसा सोचती है कि ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। फिर हम यहाँ पे जो बैठे हैं वो 22,000 स्क्वायर फीट एरिया में हमारा ये इंस्टीट्यूट है। भूल भुलैया इंस्टीट्यूट नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू भारतीय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है, उन्होंने अपना जो जर्नी है, प्रोफेशनल जर्नी, वो एज ए कुकिंग एक्सपर्ट स्टार्ट किया था। कुकिंग एक्सपर्ट के बाद वो आज एक शेफ़ के तरीके से और एक एजुकेटर के तरीके से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने लाइफ लॉन्ग जो जर्नी है उसके अंदर 27 ईयर्स का उनका अभी तक का करियर रहा है, जिसमें उन्होंने 5 लाख प्लस स्टूडेंट्स को एजुकेट किया है ऑनलाइन ऑफलाइन। और उनकी अगर मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम की प्रेजेंस की बात करूँ तो यूट्यूब पर उनके 6.3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और इंस्टाग्राम पे उनके अराउंड 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, जो कि सारे लोग उनको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो फूड एंड बेकिंग की इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा जानी मानी हस्ती है। आज मैं बहुत ऑनर एंड प्राउड फील कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम दिया। वेलकम स्नेहा ठक्कर जी। थैंक यू सो मच सोहेल फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैम, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड। वैसे आपको 27 ईयर्स हुआ इस इंडस्ट्री में, बेसिकली सिखाते हुए, सीखने में तो पता नहीं कितना। यही फील्ड में 27 ईयर्स कंप्लीट हुए। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। यस मैम, थोड़ा मैंने तो मेरे हिसाब से जो मुझे पता है कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताई कि स्नेहा ठक्कर कौन है, लेकिन अगर मैं ऐसा पूछूं कि स्नेहा ठक्कर अगर खुद के शब्दों में ब्रीफली अगर बता पाए कि स्नेहा ठक्कर ने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ से लर्न किया था और कहाँ से ये चीज़ आई कि मुझे कुकिंग में एज एन एजुकेटर अपना करियर बनाना है, तो उसके बारे में थोड़ा अगर आप बता पाओ तो। यस सोहेल की मेरी स्टोरी बहुत जगह पे आ चुकी है, तो आई थिंक सो सब लोग अभी जानते हैं कि इजी गोइंग नहीं रहा है मेरे लिए कुछ भी। सो मैंने बहुत कुछ सहा है अपने जीवन में एंड स्ट्रगल भी की है, हार्डवर्क किया है, तब जाके आज शेफ़ स्नेहा ठक्कर बनी हूँ या स्वाद की जो फाउंडर है वो बनी हूँ। बिकॉज ऑफ बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो गोल्डन स्पून के साथ ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप उनका होता है। सो बिल्कुल भी मेरा वैसा नहीं था, बट एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी मेरी लाइफ में कि जिसके लिए मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरा एक बेटा था, उस कोमा में चला गया था, फिर उसकी डेथ हो गई। तो वो मैं लंबा नहीं बता रही हूँ अभी, बट एक सिचुएशन ऐसी थी। आपका एक पूरा इंट्रोडक्शन, मतलब आपका जो क्या क्या चीज़ें पास्ट में हुई है ना, उसका एक वीडियो काफ़ी अच्छा मैंने देखा है और वो ज़रूर से देखना, अगर आपके पास टाइम हो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्कुल। लेकिन वो चीज़ से गुजरना, एक प्रॉब्लम हो सिर्फ मनी का, इकोनॉमिकल चीज़ है तो वो
पर्सन हैंडल कर सकता है, लेकिन जिन चीज़ों से आपने थ्रू किया है, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स आई थी, वो इन रियलिटी वेरी डिफ़िकल्ट है। हाँ, और एक नहीं, इन शॉर्ट में बताना चाहूँ तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मेरे साथ ऐसी हुई कि जिसकी वजह से लाइक ऐसा होता है कि इंसान टूट जाता है, और ख़ास करके फीमेल तो टूट ही जाती है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि मैंने बताया कि मेरा बेटा कोमा में चला गया था। किस वजह से? ट्रीटमेंट में कुछ गलत होने की वजह से वो कोमा में गया। 4 साल मैंने कोमा में उसको बड़ा किया, देन उसकी डेथ हो गई। देन अगेन शॉक लगा कि इतनी पूरा हमने हमारी एनर्जी, हमारे पैसे, सब कुछ उसके पीछे डाल दिए थे, फिर भी वो हम नहीं बचा पाए। देन सेकेंड थिंग ऐसा भी हुआ कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मेरे देवर की डेथ हो गई, और अचानक से एक्सीडेंट में, मतलब छोटी उम्र में, तो अगेन हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी हो गई। थर्ड थिंग इज़ कि मेरे बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, पर तब मैं क्लासेस ले रही थी, और उसी टाइम लाइक मेरे हस्बैंड को भी फिनेंशियली इतने प्रॉब्लम्स आए कि जिसकी वजह से वापस हम कुछ पीछे चले गए। तो उसको भी मैंने मेरे क्लासेस के थ्रू संभाला, वो पार्ट निकल गया। दैन आया कि मेरे सास ने अचानक से कुछ हुआ, और उन्होंने स्पाइनल कोड का उनको टीबी हो गया, और उसने पथारी पकड़ ली कि जो मेरी माँ के समान थी, मुझे बहुत ही सपोर्ट करते थे मेरे कुकिंग क्लास में, तो वो भी प्रॉब्लम आया। मतलब ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, पर मैं खड़ी होती गई, हिम्मत नहीं हारी, और मेन थिंग इज़ मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। और मेरी जो बातें थी, मेरा जो टैलेंट था, मेरा जो काम था, उसको मैंने पकड़ के रखा। कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि अरे ये तो मेरे साथ अब ये हो गया, अब मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी। तो वो मैंने कभी भी नहीं किया, जिसकी वजह से हम सक्सेस हो सकते हैं। तो आज यस यहाँ पे हूँ तो बहुत सारी स्ट्रगल के बाद हूँ, पर अभी थैंक गॉड कि भगवान की दया से अभी बहुत सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अभी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो चाहती थी वो सब मैंने हासिल किया है, पर हार्ड वर्क से किया है। आपने सर्टिफाइड कोर्स, जो मतलब पिछले कुछ टाइम से आप सर्टिफाइड कोर्सेस कर रहे हो जिसमें सर्टिफिकेशन वगैरह का है, तो उससे पहले जब नहीं था सर्टिफिकेशन और सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं था, तो वो करने का रीज़न क्या था? मेरा क्या था कि अब बड़े लेवल पे आ गए तो मुझे भी अपनी जो स्किल है उसको अपस्किल, मतलब अप करना लेवल पे पड़ेगा। लेके जाना ही था, अपग्रेड करना ही था। पर पूरे गुजरात में जब मैंने देखा ना, तो कुछ नहीं मिल रहा था कि कोई अच्छे लेवल का कुछ मिले। जैसे छोटे छोटे कुकिंग क्लासेस हर जगह पे चल रहे थे, पर बाकी कुछ नहीं मिल रहा था। अब मेरा जॉइंट फैमिली था, साथ में मैं ये बिज़नेस भी कर रही थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि भाई मैं कहीं दूर जाऊं और लंबे टाइम तक वहाँ पे रुकूं, और मेरी जो स्किल है उसको अपस्किल करूं, या फिर मेरा जो भी नॉलेज है उसको अपग्रेड करूं। राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों गुजरात में नहीं है, तो मैं क्यों नहीं कुछ ऐसा स्टार्ट करूं कि जिसकी वजह से मेरे जैसे लोग यहाँ सीख पाए। तो वो मेरा मेन मोटिव था। तो इसके लिए फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं। मेरे साथ बहुत सारे शेफ़ भी थे उस टाइम पे। मैंने बात की उन लोगों को भी कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बच्चों को एजुकेशन यहाँ पे मिले, और वो लोग फूड इंडस्ट्री में अपना बहुत अच्छे से करियर बना पाए। तो बेसिकली ये जो पूरा इंडस्ट्री है आपका, Yes. वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, और आपने उसे एक अच्छे से इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने एक बात की ना, मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी कि कश्मीर से लेके साउथ से बच्चे Yes, आते हैं। तो कल्चरल और लैंग्वेज डिफरेंस और वो सब में मैनेज हो जाता है क्या? हाँ, बिकॉज हम लोग जो भी क्लासेस लेते हैं ना वो हिंदी में ही लेते हैं। हम्म। तो हिंदी तो ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर All over इंडिया में India में चल सबको जाता आती है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश होता है, बाकी हम हिंदी में ही क्लासेस लेते हैं, जिसकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ में इंग्लिश में भी होता है, पर ज़्यादातर हम टोटल जो लैंग्वेज रखते हैं वो हिंदी रखते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे एजुकेशन इतना मैटर नहीं करता है। अगर 10th या 12th पास बच्चे हैं तो वो भी अपना करियर सक्सेसफुली बना सकते हैं। डेफिनेटली। और मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि ये फील्ड में डॉक्टर से भी ज़्यादा अर्निंग हम कर सकते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसके लिए हिंदी लैंग्वेज हमने रखी है, तो वो भी लोगों को बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ओनली इंग्लिश एंड इंग्लिश, तो वहाँ पे बच्चे को बहुत सारा पढ़ के फिर जाना पड़ता है। पर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने में थोड़े वीक हो या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं भी है, तो भी ये इंडस्ट्री ऐसी है, क्योंकि कुकिंग इज़ ए आर्ट एंड साइंस। Right. ये कंप्लीट आर्ट है।
तो आपके हाथों में हुनर है, आपके पास आर्ट है, तो बस एक बेसिक एजुकेशन आपको ज़रूरी है। देखो कुकिंग तो एक पार्ट है, सेपरेट चीज़ है कि वो तो बट ऑब्वियस है, आना ही चाहिए अगर इसे बिजनेस मॉडल की तरह देखे तो। कुकिंग सीख लिया किसी ने, अब बिजनेस का जो पार्ट है उसमें बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है, देन ब्रांडिंग आती है, या फिर आपने जैसे बोला स्टॉक मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें आती होगी, शायद मुझे पता भी नहीं है होटल में और रेस्टोरेंट्स में क्या क्या होता है। एग्जैक्टली। तो वो किस तरीके से उस चीज़ को सीखा जा सकता है? एक तो आपका जो वे है कि थियरिकली उसे सीखा जा सकता है। अगर कोई ऐसा है जो यहाँ नहीं आ पाता तो ऑनलाइन सीख जाता है। लेकिन उसके अलावा उन चीज़ों को पॉलिश करना भी ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें उसमें सीखनी ज़रूरी है? बिज़नेस के पार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो क्या-क्या चीज़ें ऐसी है? सो मेन थिंग इज़ कि हम जो यहाँ पे कोर्सेज करवाते हैं ना, इसमें फर्स्ट थिंग कि जो भी बच्चे आते हैं तो थियरी तो हो गया, पर प्रैक्टिकल पार्ट इज़ मेन, जहाँ पे हम इन लोगों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाते हैं। यानी कि हमारे यहाँ ऐसे सेटअप है, कमर्शियल सेटअप है सारे, कि अगर आपके पैशन को आपको प्रोफेशन में लेके जाना है तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट। नॉलेज तो है ही, ट्रेनिंग तो है ही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि आपको पता होगा कि जैसे क्लाउड किचन या कैफ़े कुछ भी स्टार्टअप करना है तो शुरू तो कर देते हैं हम, मैं उसी पे क्योंकि आ रहा था इसके बाद, लेकिन हाँ वी कैन कैरी ऑन प्लीज़। हाँ, तो शुरू तो कर देते हैं हम, एक जुनून है अंदर कि मुझे ये करना है, तो वो कर देते हैं। पर जैसे वो आप पूछ रहे हो वही पॉइंट पे मैं आ रही हूँ कि उसके लिए क्या चाहिए, कैसे हाँ, चाहिए, तो वो शुरू तो कर देते हैं, पर एक लैक ऑफ नॉलेज होता है कि खुद के पास नॉलेज ही नहीं है, कुछ ज़्यादा सीखे नहीं हैं, बस पैसे हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और सीख लेते हैं, मतलब कर लेते हैं, पैसे हैं इन्वेस्ट करके शुरू कर देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि क्या होगा कि शुरू शुरू में 1-2 महीना नई चीज़ खुली है तो लोग एक्सपीरियंस के लिए वन टाइम तो जाएंगे। मैं सूरत की बात करूँ या मुंबई की बात करूँ या अहमदाबाद की बात करूँ, कोई भी नया कैफ़े खुलेगा ना तो एक टाइम तो लोग जाएंगे देखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। पर एक्सपीरियंस पहली ही बार में गलत हुआ तो वो दूसरी बार कभी नहीं जाएंगे। पर डेफिनेटली। एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके पास बार बार आने को मन हाँ, करे, उनका मन उनको करे। लगे कि मुझे बार बार जाना है यहाँ पे, तो ही आपकी जो भी आपने काउंटर खोला है या जो भी आउटलेट खोला है वो चलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस पहले करो, सीखो, मतलब कि ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, प्रैक्टिस करो, डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसमें एक्सपर्ट हो जाओ। एक्सपर्ट होने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए कि बिज़नेस को रन करना वो ज़रूरी नहीं है, बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक कैसे चलाना, कैसे रन करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिज़नेस तो सबको ही चला लेगा, पर आपने देखा होगा कि 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना एंड देन डाउन। हम देखते हैं कि बहुत सारे बिज़नेस वाले, जैसे सूरत में हम बात करें जानी फरसान, जमुना दास गारी वाला, कितने सालों से अपने बाप दादा चलाते थे, तब से आज तक वो बिज़नेस को आज भी नहीं आई है, बिकॉज़ वो लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, नॉलेज वाले थे, अपने काम में फुल 100% डेडिकेशन देते थे और वो लोग एथिक्स से काम करते थे। वो लोग ऐसे बोलते हैं ना जो कि देसी सिस्टम हाँ, से, एक बट वो वर्क करता है। करता है, अभी आज के दिन पे भी करता है, मेरे में भी वही वर्क किया है, मैंने हार्ड वर्क किया है, चीज़ें सीखती रही, आगे डालती गई इसमें, हर जगह पे जहाँ पे मुझे चेंजेस करने थे हाँ, मैंने किया। तो वो सब चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती है। तो सिर्फ 1-2 चीज़ों से कोई बिज़नेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें मैटर करती है, जब वो सारी चीज़ें प्लस 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 होती है तब आप आगे निकल सकते हो। डेफिनेटली। कोविड की अगर बात करें तो आई थिंक लास्ट झटका आपको वही लगा यस, था बिजनेस में, अगर बात करें सबको लगा था, मेरे को ही नहीं, सबको ही पूरे लगा था। तो आपका तो मैंने मतलब आपका यूट्यूब चैनल, जहाँ तक मैं जो चीज़ें हैं वो स्टडी की है, तो मुझे ये लगा कि आपने तो उसमें आपदा में अवसर ही ढूंढा था। आपका मतलब यूट्यूब का अपलोड वगैरह आपने फास्ट कर दिया था, तो जो पॉजिटिव चीज़ें हुई उस वक्त के दौरान वो कैसे रही? सच पूछूं ना सोहेल, तो लाइक मेरा ऐसा था कि सब लोग जो आज तक लॉकडाउन को ऐसा बोलते कि हमारे लिए श्राप जैसा था,
बहुत लोगों बेचारे बेकार हो गए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ, बहुत लोगों ने खुद का बिजनेस उस बंद टाइम पे कर दिया। छोड़ दिया। मैंने खुद ने देखा था कि लाइक होटल एंड रेस्टोरेंट्स वाले अपने सब बेच रहे थे, उसके बाद पूरा खाली हो गए थे, आई नो। बट मेरे लिए वो आशीर्वाद रूप था, क्योंकि हम लोगों ने है ना ये जो सर्टिफाइड कोर्स है ना उसके ऊपर बहुत फोकस किया था। पर मेरे बेटे ने कैमरा से लेके सब कुछ लेके रखा था कि हमारी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी है, और पर हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि हमारा पूरा फोकस इंस्टीट्यूट पे था कि नहीं, सब लोग जो कर, मेरा नेचर ऐसा था कि सब लोग जो कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। तो मैं ये सर्टिफाइड कोर्स पे, आज के दिन पे भी मेरा फोकस सर्टिफाइड कोर्स पे ज़्यादा है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है वो मेरा फोकस रहता है। तो उस टाइम मेरा वो फोकस था, पर अचानक से सब शट डाउन हो गया। एंड पहले 2-3 दिन तो हम लोग एकदम ऐसे बैठ गए, क्योंकि मेरी तब 2-3 ब्रांच चल रही थी, और मुझे लगा, और क्योंकि एक्चुअली कोविड में एक ब्रांच हमारी बंद हुई जो फ्रेंचाइजी हमने दी थी, पर हमारी खुद की जो मेन ब्रांच थी वहाँ पे इतना सारा सेटअप, जो पाल की ब्रांच थी तब आया था 2020 में, कोविड आया था, तो एकदम शॉक हो गए। पहले तो 2-3 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर लगा था कि चलो 1 हफ्ता 15 दिन हट जाएगा, ठीक है। तो पहले तो थोड़ा ऐसे टाइम पास किया सबने, बट लगा कि अभी परिस्थिति बहुत गंभीर होने लगी है, अब तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो तब मैंने और मेरे बेटे ने, और मेरे मैनेजर, ब्रांच मैनेजर थे आयुषी करके, तो आयुषी का एक दिन कॉल आया कि मैम अभी क्या करना है, क्योंकि इतना सारा स्टाफ था, सबको हमें पेमेंट तो देना ही है, पुराना स्टाफ है, किसी को मना नहीं कर सकते, तो कैसे करना है, हम लोग सोच रहे थे। ऐसे में आयुषी ने मुझे बोला कि मैम आप ऑनलाइन के लिए हम कुछ स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बोला पागल हो गई है, इतना बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट छोड़ के हम यहाँ घर पे, तब हम रेंट पे ही रह रहे थे, क्योंकि हमने वो पाल का बड़ा ले लिया था। रेंटेड हाउस में से मैं कैसे क्लास लूँगी, कैसा लगेगा मुझे, मेरा माइंड वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैं ऐसी इस जगह पे, घर अच्छा ही था पर वो इंस्टीट्यूट के लेवल में नहीं था। तो मैंने बोला नहीं भाई, नहीं कर सकते। तो 2 दिन उसको हमने समझाने में लगा, मुझे और वत्सल सर को, मतलब मेरे बेटे को, कि नहीं नहीं हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे, चलिए ना, ऐसा करके, एंड विल स्टार्ट। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल भी चालू की। इतना हमें सक्सेस मिला यूट्यूब चैनल में, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आने लगे, वो सुन के हमारा उत्साह बढ़ गया, देख के उत्साह बढ़ गया। हमने पहले लाइव स्टार्ट कर दिया, फिर एकदम मिनिमम अमाउंट में हमने ऑनलाइन कोर्सेज डालना शुरू किए। ऑल ओवर वर्ल्ड से रात को बैंक अकाउंट में पैसे आना शुरू हो गया। इतना अच्छा लग रहा था उस टाइम कि चलो भाई कुछ कर रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों के इतने मैसेजेस आने लगे कि आपकी इतनी अच्छी क्वालिटी है, हमें तो पता ही नहीं था ये वो। सो रातों रात हम पॉपुलर हो गए ऑल ओवर वर्ल्ड में। एंड बिलीव नहीं करोगे आप कि जितना हम ऑफलाइन में मतलब अर्निंग नहीं कर रहे थे ना, इससे बढ़िया अर्निंग वो टाइम में हमने कर लिया ऑनलाइन में। तो मेरे लिए तो बिल्कुल आशीर्वाद रूप रहा। पर हाँ, बहुत मेहनत हम कर रहे थे, लोग गेम खेल रहे थे, लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, पर मैं और मेरा बेटा रात दिन कुकिंग के बारे में सोच रहे थे, कर रहे थे। क्योंकि सुबह 11 बजे मैं शूटिंग स्टार्ट करती थी मेरे बेटे के साथ, रात को मैं फिनिश करती थी। रात को वो पूरी रात पहले तो वीडियो देखता था कि अच्छी एडिटिंग कैसे हो, अच्छा वीडियो कैसे हो, पूरी रात उसका वो काम रहता था। वो सोता था 4-5 बजे, फिर मैं सुबह जल्दी उठ के काम निपटा के उसको उठाती थी वापस 11 बजे के, चलो शूट स्टार्ट करना है। बहुत स्ट्रगल के साथ, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, सामान लाना करना, बहुत ही स्ट्रगल के साथ किया, मेहनत की। पर उस टाइम हमें फ़ायदा कहाँ पे हो गया कि उस टाइम किसी के पास कोई वर्क ही नहीं था, तो सब लोग किचन में, सभी मतलब कुकिंग, हाँ, आई थिंक सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन कुकिंग में ही आया था। एग्जैक्टली, बिकॉज सेलिब्रिटी भी घर पे बैठे बैठे कुक कर रहे थे, तो वो हमें फ़ायदा हो गया कि कुकिंग बेकिंग में लोग इतना टाइम स्पेंड कर रहे थे। एंड लोग लंबे टाइम तक जो फ्री थे ना, उस टाइम में हमारे वीडियो देखने लगे। तो वो बेनिफिट हमें वहाँ पे मिल गया कि लोगों के पास टाइम था, और लोगों का इंटरेस्ट तब बेकिंग एंड कुकिंग में था। अब जैसे सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं, तो अभी कुछ भी नई डिश बनती है, कोई कैफ़े है, वॉटएवर फूड से जुड़ी कोई भी चीज़ है, तो उसका प्रेजेंटेशन पे अभी बहुत वेटेज दिया जाता है।
डू यू थिंक कि उस वजह से टेस्ट को थोड़ा सा कम वेटेज दिया जा रहा है या वैसा कुछ है क्या? आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और नॉट, बट अभी मेरे हिसाब से टेस्ट से ज़्यादा वेटेज प्रेजेंटेशन को दिया जा रहा है। फोटो अच्छा आना चाहिए, टेस्ट बाद में करेंगे। मेरे एंगल से देखो ना तो वो चीज़ बराबर सही नहीं है। हाँ, प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बोला जाता है ना कि हम पहले आँखों से खाते हैं फिर मुंह में जाता है, तो ये एक है। इसके लिए प्रेजेंटेशन इज़ मस्ट। इतना ही वेटेज मैं टेस्ट को भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है फिर टेस्ट अच्छा नहीं है तो चलेगा, नहीं, दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है पर फर्स्ट बाइट मुंह में गया और आपने खाया तो प्रेजेंटेशन देखते ही आपको लगेगा वाओ यार क्या डिश है, और आप सोचना शुरू हो जाता है हमारा माइंड कि इसमें ये होगा, इसमें वो होगा, ये तो इतना बढ़िया लगेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। और जैसे ही एक बाइट लिया और उसमें कुछ भी नहीं है टेस्ट में, तो आप क्या करोगे? आप है तो आप खाओगे नहीं, नहीं, second तो bite दूसरा नहीं। बाइट हम नहीं लेंगे कि ठीक है भाई, तो प्रेजेंटेशन की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो हो गई। पर अगर टेस्ट भी इतना ही अच्छा है तो ही उसकी वैल्यू है। सेम थिंग टेस्ट में है कि टेस्ट बहुत अच्छा है पर आपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया, यानी कि आपने ऐसे ही उसको घर में बनाते हैं। मैन फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो सिजलर के क्लास करके जाते हैं और फिर पूछते हैं मैम इसको वो आयरन के तवा जो आता है ना हमारा, नॉन स्टिक तवे में बनाएंगे तो चलेगा क्या? Yeah. सो आई से नो कि नहीं चलेगा। कि आप इतना खर्चा करके आए हो, आप सीख रहे हो, आपको घर पे ये सिजलर बनाना है तो एक उसका सिजलर प्लेट ढंग से खरीदो। क्योंकि फिर बच्चे वगैरह है तो उनको ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा तवे में रख दिया है तो वो नहीं खाएंगे। हाँ, कितना भी टेस्टी सिजलर आप यहाँ से मेरे यहाँ से सीख के गए हो, हाँ। पर आप तवे में रखोगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे तू होटल में लेके जाए, मुझे रेस्टोरेंट में लेके जा। तो दोनों का वेटेज सेम है। जितना टेस्ट इम्पोर्टेंट है, बल्कि टेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन भले थोड़ा ही करो पर एकदम स्मार्ट प्रेजेंटेशन करो कि बस हो जाए, देखने में अच्छा लगे। अगर आपकी मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पे आपका पहले से काफ़ी अच्छा आपका होल्ड रहा है और पिछले आई थिंक 5 साल में आपने 6.3 लाख जितना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बिल्कुल हासिल किया है। और यूट्यूब पे मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट है इंस्टाग्राम की कंपेयर में अगर बात की जाए तो। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर अगर आप 10 लेके आते हो तो इंस्टाग्राम पे आप वही उतनी ही एफर्ट में 100 ला सकते हो। यस। तो अगर कोई सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहता है तो उसको क्या टिप्स दोगे आप? तो यूट्यूब में अगर जिसको ग्रो करना है तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि हमने जो ग्रो किया है इसका रीज़न ये है कि हमारे हर एक वीडियो बहुत डिटेलिंग में होता है। क्योंकि हमने कभी भी हमारी जो नॉलेज है, टिप्स है, उसको हाइड नहीं रखा है। जैसे हम यहाँ पे क्लासेस में सिखाते हैं इतना ही डिटेल में हमारे हर एक शेफ़, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे 8 to 10 शेफ़ की पूरी टीम है। सो वो सब लोग यूट्यूब पे आते हैं, नॉट ओनली कि मैं ही सिखाती हूँ। सो हमारी अभी 2 यूट्यूब चैनल है, एक है स्वाद इंस्टीट्यूट के नाम से और दूसरी अभी हमने स्टार्ट की है स्नेहा ठक्कर रेसिपी के नाम से, जिसके ऊपर सिर्फ मैं सिखाती हूँ। स्वाद इंस्टीट्यूट पे हमारे सारे शेफ़ भी सिखाते हैं। तो डिटेलिंग रेसिपी देना बहुत ज़रूरी है, राइट। वो फर्स्ट थिंग है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी रेसिपी के लिए आपको अपना जो भी क्लाइंट है तो उनका देखना है कि वो लोग कौन से प्लेटफॉर्म से है, क्या सीखना चाहते हैं आपसे। तो आपको वो सब क्राइटेरिया देखना पड़ता है कि किसको क्या सीखना है। राइट। नहीं तो क्या होता है कि हम कुछ रेसिपी और डालते सिखाते जा रहे हैं रहेंगे, डालते उनको जा सीख- रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर हमें देखना है कि हमारे क्लाइंटिंग क्या है, और वो अगर हम सर्च करते हैं तो पता चलता है कि भाई हमारे यंग एज के लोग देख रहे हैं, हाउसवाइफ देख रहे हैं। हमसे लोगों को हमसे होम रेसिपी सीखनी है, बेसिक रेसिपी सीखनी है, एडवांस रेसिपी सीखनी है। राइट। वो आपको थोड़ा R&D करना पड़ता है। सेकेंड थिंग वो है। और मेन थिंग इज़ कि हमारी चैनल और दूसरी चैनल में फ़र्क ये कि हम डेली लाइव जाते हैं अभी। अच्छा। तो हम जो लाइव जाते हैं उसका एक मेन चीज़ वो है कि जब आप एडिट किए हुए वीडियो देखते हैं तो आपको खुद को नहीं पता कि एक्चुअल रेसिपी ऐसी बनी थी कि नहीं। हाँ। ये आपके सामने सब कुछ हो रहा है और एंड ऑफ द रेसिपी भी आपको उसका
आउटलुक जो भी देखने को मिलता है आपके सामने ही होता है, तो लोगों को और ट्रस्ट आता है कि हाँ। नहीं ये परफेक्ट ऐसा है, और इसमें कुछ गलती भी शायद होती है तो हम बताते हैं कि देखो ऐसा होता है तो हाँ। ये आपको नहीं करना है। सही तो बात वो है। लोगों को बहुत टच करती है कि नहीं ये बराबर है, हमें मज़ा आता है सीखने में। तो इसकी वजह से भी हमारे लाइव लगभग हम 2 साल से ज़्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे लाइक व्यूअर्स एंड हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं। सो एक ये चीज़ जो है, जैसे स्वाद इंस्टीट्यूट है और स्नेहा ठक्कर है। स्नेहा ठक्कर एक पर्सनल ब्रांड है और स्वाद इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है। तो मेरे पर्टिकुलर बिजनेस में इस तरीके का इश्यू आता है कि अगर मैं सुहेल सफ़ेदा फ़ोटोग्राफी से करता हूँ तो वहाँ सुहेल सफ़ेदा चाहिए ही चाहिए। चाहिए, और यस। अगर मैं XYZ फ़ोटोग्राफी लिखता हूँ बाय सुहेल सफ़ेदा या वो नहीं भी लिखता, तो वहाँ पे शायद ये इशू ना आए कि सुहेल सफ़ेदा वहाँ पर है या नहीं है, बिकॉज हमारा वेडिंग का काम है तो मल्टीपल जगहों पे एक ही दिन में होता है। यस। तो आपने इस वजह से स्वाद इंस्टीट्यूट किया, या मतलब आपका माइंडसेट क्या था? आपको ये इशू आया था पहले? मैं वो जानना चाहता हूँ। नहीं, इश्यू नहीं आया था, बट जैसे कि मैंने स्टार्ट किया तो मैंने बताया कि सूरत में किसी को कुकिंग सीखना है तो वो स्नेहा ठक्कर नाम आना चाहिए। राइट। फिर जैसे ही मैंने स्नेहा ठक्कर से लाइक बंगलों में गई तो मैंने इंस्टीट्यूट नाम दे दिया, फिर वहाँ से पाल गई तो इंस्टीट्यूट नाम दे दिया। तब मुझे एक, क्योंकि ना उस टाइम पे मैं बहुत सारे बिजनेस, नॉट ओनली कि मैं कुकिंग सीखती थी, बिजनेस को कैसे रन करना, इसके भी जितने भी सेमिनार्स होते थे मैं वहाँ पे पहले जाती थी। तो वो सीखते सीखते मुझे बहुत कुछ नॉलेज आया था कि ब्रांड बनानी है, क्यों बनानी है, कैसे बनानी है। तो उस टाइम पे जैसे मैंने इंस्टीट्यूट बनाया तो मुझे मेरा जो सेमिनार का नॉलेज है हाँ। वो क्लिक किया कि भाई मैं स्नेहा ठक्कर को ही आगे लाऊंगी तो वो स्नेहा ठक्कर बन के रह जाएंगे। जैसे कि सबसे पहली बुक लिखनार तरला दलाल, ये इंडस्ट्री में, मतलब फूड इंडस्ट्री में उन्होंने फूड इंडस्ट्री को इतना इम्पोर्टेंस दिया, पर वो गए तो कुछ भी नहीं रहा। तो वो चीज़ भी मेरे माइंड में थी। तो मैंने उसी टाइम जैसे मैंने इंस्टीट्यूट बनाया ना, मैंने सोच लिया कि नाम यही चलेगा आगे जाके, स्वाद इंस्टीट्यूट, उसको ही मैं ज़्यादा प्रमोट करूँगी। क्योंकि जब मैं नहीं होगी तो आगे जाके मेरा बेटा था, बेटी तो है नहीं, तो मेरा बेटा का तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, बहू का दिमाग में था कि आगे जाके मेरी बहू आएगी, या मैं असिस्टेंट रखूँ या असिस्टेंट शेफ़ रखूँ, पर मेरा नाम चालू रहे, मेरा इंस्टीट्यूट चालू रहे। वो सोच के मैंने स्वाद को इतना प्रमोट करना शुरू कर दिया था कि स्वाद इंस्टीट्यूट बाय शेफ़ स्नेहा ठक्कर। तो वो चीज़ मैंने शुरू से ही कर दी थी, सालों पहले ही कर दी थी। नाम होना बहुत ज़रूरी है, पर ब्रांड नेम अगर आप करते हो तो वो सालों तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई है, मान लीजिए कोई लेडी है या कोई लड़की है जो लेवल 0 पर है, घर का बेसिक कुकिंग जानती है, उसको इन फ्यूचर अपना कुकिंग में कहीं एज अ प्रोफेशनल शेफ़ उसको कहीं लगना है, या क्लाउड किचन करना है, या एक छोटा सा रेस्टोरेंट अगर उसको ओपन अप करना है, तो वो कहाँ से स्टार्ट करे? पहला स्टेप उसका क्या होना चाहिए सीखने में, और सीख गई उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करने में? तो पहले जो सीखने का स्टेप है उसकी एक बार बात करते हैं। सिनारियो अभी ये है कि जैसे कोई भी हमारे शेफ़ कुछ भी सिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ पूछते भी है स्टूडेंट, आंसर रिप्लाई करते हैं शेफ़, तो वो लोग ऐसे ऐसे करके गूगल करते हैं। सो अभी लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, भले फिर वो गूगल झूठ है हाँ। पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ नॉलेज है। तो ऐसे ज़माने में काम करना अभी ज़ीरो लेवल से, तो मैं बोलूँगी कि नॉलेज के बिना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए सबसे पहले आपके अंदर जो भी पैशन है, जो भी हुनर है, डेफिनेटली आप इसको आगे ले जाने का सोच रहे हो तो वो आप सही हो। पर इसके लिए आप पहला स्टेप ये लो कि जो पैशन है उसको आगे ले जाना है। फॉर एग्जांपल हम कुकिंग की बात कर रहे हैं तो कुकिंग या बेकिंग, तो उसको आप पहले जहाँ जहाँ पे छोटी मोटी ट्रेनिंग भी आपको मिल रही है तो पहले ट्रेनिंग ले लो, शुरुआत कर दो पहले कि भाई 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, देखो कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है और देखो कि आप कितना इसके पीछे डेडिकेशन के साथ वर्क कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो और काम करो।
आप जैसे ज़ीरो नॉलेज है ना, तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, वैसी इंडस्ट्री है ये। तो आप पहले देखो कि आप बेकिंग करना है तो बेकिंग भी करो, कुकिंग करना है कुकिंग भी करो, फॉर एग्जाम्पल। एंड देखो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, आपका मन क्या बोल रहा है, कि कौन सा पैशन ऐसा है कि जो आपको आधी रात को भी उठ के काम करने को बोलेंगे तो आप कर पाओगे। होता है ना, रात को भी बोले ना चल ये फटाफट। मेरे पास अभी एक पेरेंट्स आए थे, उसका 10 साल का बच्चा, बस धुन सवार है उसके माथे पे कि मुझे कुकिंग करना है, मुझे कुकिंग करना है। पेरेंट्स उसको रोक रहे, वो मान नहीं रहा है। तो वो पेरेंट्स मेरे पास लेके आए बच्चों को, उनके बेटे को, कि मैम ऐसा ऐसा है, देखो ना अभी पढ़ ही नहीं रहा है और ऐसा बोल रहा है कि मुझे यही करना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया कि आप क्यों रोक रहे हो उसको? तो कह रहे पढ़ेगा नहीं तो कैसे करेगा। तो मैं तो वो क्या करता है? तो बोल रहे हैं कि हम डांट रहे हैं ना उसको कि तुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो वो क्या करता है कि 5 बजे उठ जाता है और कुकिंग करके, पूरे घर की कुकिंग करके टेबल पे ढक के फिर स्कूल जाता है। अब इसको आप क्या बोलोगे? पैशन ही बोलोगे ना। तो मैंने बोला क्यों रोक रहे हो फिर नेहा इनको? ठक्कर 2.0। हाँ एग्जैक्टली। सो मैं तो क्यों रोक रहे हो? वो उनका पैशन है, तो आप ऐसा समझ रहे हो कि भाई इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, सीए बने तो ही अर्निंग कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री वर्ल्ड में से बेस्ट 3 इंडस्ट्री में आती है, बेस्ट 3, टॉप 3 इंडस्ट्री में आती है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान, हाँ रोटी के बिना किसी को नहीं चलने वाला। तो Definitely. रोटी की इंडस्ट्री ऐसी है कि वहाँ पे कुछ भी हाथ पैर मार लिए तो वो कमाने ही वाला है। क्यों रोक रहे हो? उसको ट्रेनिंग दो, साथ में पढ़ेगा भी तो वो खुशी खुशी पढ़ेगा। तो ट्रस्ट मी कि उन्होंने बोला आपकी बात सही है, और उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो कहने का मतलब कि ट्रेनिंग दो उनको, अगर आपको कुछ भी करना है तो ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग के बाद उसके पीछे लगो, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मैं बार बार बोलूँगी क्योंकि मैंने वो चीज़ की है। और मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो करना है। मतलब नई चीज़ें जो भी आ रही है, मैंने बोला अभी गूगल की बात की, तो वो नई चीज़ें जितनी भी आ रही है ना, वो आपको करनी पड़ेगी। वो करो, इसमें से जो सीखना मिले वो सीखो एंड फिर स्टार्ट करो। एकदम से स्टार्ट करोगे ना, और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगी, किसी को रेकमेंड नहीं करूँगी। आप थोड़े से इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, इसमें से अर्निंग करो, उसको वापस इसी में डालो, उसको वापस इसी में डालो। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप आगे बढ़ो। अपना पेशेंस लेवल भी चेक करो एंड देन आप आगे करो। तो मैंने खुद ने वही किया है कि मैंने क्लासेस में से जो कमाया, फिर इसमें से मैं पैसे डालती गई ट्रेनिंग में, क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट है। ट्रेनिंग कभी आपका एक्सपेंस नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। Definitely. तो मैंने जो जो कमाती थी, मतलब जो अर्निंग करती थी, वो मेरी ट्रेनिंग में मैं डालती गई और अपना जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करती गई। वही चीज़ मैं लोगों को भी बोलूँगी कि ऐसे ही करो, बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ और विदाउट नॉलेज के साथ कभी भी जंप मत करना। डेफिनेटली। सो इन द एंड लाइक हर पॉडकास्ट में मैं ये क्वेश्चन रखता हूँ कि फॉर अ न्यू कमर, तो वैसे तो आपने आंसर दे दिया है, गेट ट्रेंड और ये, लेकिन एक जो उसमें एक जो सेकंड पार्ट था ना कि कुकिंग सीखने के बाद क्या स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, तो वो जैसे बिजनेस है तो बिजनेस का पार्ट कितना इम्पोर्टेंट है और उसमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, वो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा मतलब कि जैसे कुकिंग सीख गया, जो कोई पर्सन है स्टार्ट कर रहा है वो कुकिंग सीख गया, अब बिजनेस कैसे करना है, हाँ, okay. और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीखनी, वो भी एक बार अगर आप बताओ तो। हाँ, तो लाइक कुकिंग जैसे मैंने बताया कि हाँ। आपको ट्रेनिंग लेनी है, और जैसे मैंने मेरा बताया कि मैं बिजनेस कैसे रन करना था वो भी ट्रेनिंग लेती थी, राइट। भले ही मैं बिजनेस रिलेटेड फैमिली में से मतलब हूँ, बिलोंग करती हूँ, तो भी मैंने सीखा था। तो मैं ऐसा बताऊँगी कि बिजनेस कैसे रन करना वो भी ट्रेनिंग लेनी है। थर्ड थिंग इज़ मैनेजमेंट पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीख के सिर्फ जंप लगाया और आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया पर मैनेजमेंट लेवल पे ज़ीरो है, तो वो कब आपको प्रॉफिट में से लॉस की तरफ लेके चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। राइट। और फूड बिजनेस में तो खास, क्योंकि फूड बिजनेस यानी फूड का वेस्टेज बहुत होता है। फूड का वेस्टेज ये इंडस्ट्री में बहुत होता है। तो कैसे वेस्टेज को कम करें,
कैसे आप वेस्टेज कंट्रोल करें, कैसे आप कॉस्ट का कंट्रोल करें, पोषण कंट्रोल करें, वो सब चीज़ें छोटी छोटी माइनर बातें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है। हर चीज़ पे आपका ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में भी मैं और मेरा बेटा कि कौन से स्टूडियो पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब ध्यान होना चाहिए। कहाँ से हमारा जो भी वेंडर है तो सामान आ रहा है, कौन सी कॉस्ट पे आ रहा है, सो एंड ऑफ द मंथ ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली कुकिंग, हर कोई बिजनेस में, पर कुकिंग में खास इसलिए कि यहाँ पे चीज़ें बिगड़ जल्दी जाती है तो फेंकना पड़ता है, तो वेस्टेज बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो चीज़ अगर आपने ध्यान नहीं रखी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो कोई क्लाउड किचन है, कोई रेस्टोरेंट है, तो मैंने खुद ने देखा है कि रेस्टोरेंट बहुत अच्छी चल रही है, थोड़े टाइम में वो बंद हो जाती है एंड मुझे लिटरली ऐसा क्यूरियोसिटी होती है, मैं उसका चेक करती हूँ कि ये क्यों बंद हो गया, कैसे हाँ। हो गया। तो होता क्या है कि आगे से सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, बन रहा है, पीछे से पार्सल चले जाते हैं, बिलिंग नहीं होता है। हाँ। सो मतलब सब लोग जो अंदर काम कर रहे हैं वो मतलब मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, हमारा ध्यान वहाँ पे है ही नहीं, और हमको तो लग रहा है इतना रोज का काउंटर आ रहा है, पर फूड इतना बन रहा है तो इतने बिलिंग भी तो आ रहे हैं और पीछे से जा रहा है वो हमें पता नहीं है। सो वो सारी चीज़ें बहुत बहुत मैटर करती है। तो इसके लिए सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका खुद का कुकिंग बेकिंग में नॉलेज होना। सेकेंड थिंग इज़ कि नॉलेज के साथ साथ बहुत ही प्रैक्टिस करना, आपका पेशेंस लेवल चेक करना, पेशेंस लेवल चेक करने के बाद उसी में आगे बढ़ना। देन थर्ड थिंग इज़ इन्वेस्टमेंट एक साथ में नहीं करना है। फोर्थ थिंग इज़ कि मैनेजमेंट लेवल भी आपका इतना पावरफुल आपको रखना है। एंड फिफ्थ एंड मेन कि आपकी जो भी बिजनेस सीक्रेट्स हैं ना वो आपके पास ही रहने चाहिए, डेफिनेटली। बहुत ज़रूरी है। आज के दिन में मुझे एक्सपीरियंस होता है कि जब भी हम लोग, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जितने भी सक्सेस लोग हैं ना इसके ऊपर सबकी नज़र रहती है और नेक्स्ट डे कॉपी हो जाता है, डेफिनेटली। वेरी नेक्स्ट डे अभी कॉपी, तो सेम डे हो जाता है। ओके सेम डे भी हो जाता है। पर हम ऐसे रोते रहेंगे ना कि मैंने तो ये किया, देखो ना कॉपी हो गई, और इसके ऊपर ब्लेम करते रहेंगे कि इसने कॉपी कर दिया, उसने कर दिया, तो कुछ नहीं होने वाला हमारा। हाँ। पर हमें वो कॉपी को रोक तो नहीं सकते, पर हमें अवेयर रहना पड़ेगा और हमें नया सीखते रहना पड़ेगा, तब डेफिनेटली। जाके वो बेर कर पाएंगे हम सारी चीज़ों को। अगर कोई, जैसे कोई, मैंने आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा एक बार वापस से पूछता हूँ कि अगर कोई न्यू जॉइनी है, न्यू कमर है, तो किस तरीके से उसे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए, वो तो आपने मुझे बता दिया बहुत अच्छे से। लेकिन अगर फूड में आना चाहता है तो अभी तो बहुत इन्फ्लेशन है आई थिंक फूड में, आफ्टर कोविड बहुत लोग घुसे ना, तो क्यों फूड में आना चाहिए, वाई? तो जैसे कि मैंने बताया कि फूड इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड की टॉप 3 इंडस्ट्री में से आती है, राइट। तो फूड इंडस्ट्री में पोटेंशियल बहुत है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है वहाँ पे, पर कंपटीशन भी इतनी ही है। तो लोगों कंपटीशन को की मैं अगर बात करूँ तो अभी मेरे को किसी ने नंबर बोला था कि वेसू एरिया में, सिर्फ जो सूरत में वेसू एरिया, उसमें 2000 कैफे, एग्जैक्टली मैं 2000 वही, आई थिंक नंबर सही है, आई डोंट मैं नो। सिर्फ सूरत की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ फूड इतने से इंडस्ट्री में। एरिया में 2000 कैफे है तो आई थिंक ये तो कंपटीशन कहाँ जाके रुकेगा। एग्जैक्टली तो वही कि जितनी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है, जितना पोटेंशियल उसमें दिख रहा है, इतनी कंपटीशन भी है। तो वो कंपटीशन के साथ जो न्यू कमर्स है वो कैसे वर्क कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑलवेज उसको वन स्टेप अहेड रहना है, यानी कि जो लोग कर रहे हैं उससे कुछ नया सोचना पड़ेगा, तो ही अभी के ज़माने में वो रुक पाएंगे और टिक पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हरीफोने ત્યાં પડ્યા પાત્ર रहो, दैट मीन्स कि लोग क्या कर रहे हैं ना वो देखना पड़ता है कि हमारे आसपास में लोग क्या कर रहे हैं, उससे नया कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैंने मेरी लाइफ में वही चीज़ की है कि लोग क्या कर रहे हैं उससे एक स्टेप आगे बढ़ के मैंने किया है, जिसकी वजह से लोग हमारी तरफ आते हैं। तो वो हमेशा आपको नया करते रहना है, करते रहना है। सेकेंड थिंग इज़ हार्डवर्क तो हर जगह पे है, हार्डवर्क तो करना ही करना है, कोई भी बिजनेस पकड़ लो हार्डवर्क के बिना तो नहीं होता है। पर अभी के ज़माने में आपको स्मार्ट वर्क करना है,
स्मार्ट वर्क मीन्स अभी का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, तो अगर इसमें आप वर्क नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। मेरे ज़माने में जब मैंने स्टार्ट किया था तब सारी सिर्फ बुक्स थी या कहीं दूर दूर मैं ट्रेनिंग लेने जाती थी, बट वो अभी पॉसिबल नहीं है। इतने से आपका काम नहीं चलेगा। ये जेंजी पब्लिक जितनी भी है स्मार्ट वर्क के साथ इतनी आगे चली जाती है, तो आपको भी वो सिनारियों के साथ काम करना पड़ेगा और कदम पे कदम मिलाना पड़ेगा, तो ही आप काम कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। एंड थर्ड थिंग इज़ 100% डेडिकेशन के साथ आपको वर्क करना है। अगर आपने अपना 100% किसी में भी नहीं दिया तो गए काम से। आज के ज़माने में आप नहीं टिक पाओगे। तो जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका जुनून है, उसको पकड़ के रखो, गोल करो, गोल के ऊपर फोकस करो और गोल के ऊपर फोकस करके उसको हासिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो, और वो भी एक कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, और फिर कोई भी फीमेल को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मेल को भी मैम ऐसे हमको मैं अकेले मत छोड़ मेरी दो बात ऐसे। कर रही हूँ। नहीं नहीं, हमको ऐसे छोड़ मत दो आप। देखो मेल, यहाँ पे मेल फीमेल का कोई फर्क मैं हाँ। नहीं करती हूँ, पर मेल को क्या है कि सोसाइटी के लाइक सपोर्ट बहुत मिलता है। हाँ, मतलब वो तो प्री डिफाइंड है ना कि हमको ही कमाना है। एग्जैक्टली, कि ऐसा है कि काम इनको ही करना है, हाँ, घर में पैसे तो उनको ही लाना है, हमको ऐसे कोई बोलता तो नहीं तू by घर में बैठ default- बाहर क्यों जा रहा, तो बाय डिफॉल्ट उनको सपोर्ट मिल जाता है। सही है, हमें सही है। सपोर्ट नहीं मिलता है, बट नेचुरल मुझे मिला है। पर जितनी फीमेल को नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये चीज़ है कि मैंने आगे भी बहुत सारी बातें इनके लिए बताई कि आप ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि सारी फीमेल आगे आए, और अभी तो आते ही है। अभी 80-20% रेशियो हो ही गया है मार्केट में, क्योंकि देखो पहले की तरह नहीं है कि सब घर में बैठेंगे। अभी तो सब लोग यंगस्टर जो है वो तो इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना शुरू हो ही गया है, तो डेफिनेटली वो लोग काम करते ही है। पर जो फीमेल अभी 30 के ऊपर है, उनको मैं बता रही हूँ कि अभी ये सिनारियो से आप काम करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना नहीं बढ़ पाओगे। आई थिंक दिस इज इट। यस। बहुत टाइम ले लिया ना हाँ, आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हाँ, थैंक यू सो मच सोहेल फॉर इन्वाइटिंग मी।